तो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देख सकते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों, मैं आज आपके लिए 17 जनवरी 2025 के सभी बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो सारे के 6 अखबारों का निचोड़ को शामिल किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों के कितने गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरुआत किया है? देखिए दोस्तों, 13,000 गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू हुआ है 28 जिलों का। राज्य में, बिहार राज्य में देखिए दोस्तों, जो हमारा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारा जो बिहार का जो कृषि है वो ट्रेडिशनल परंपरागत कृषि पर आधारित है, जिसमें दोस्तों अब जो है थोड़ा दिक्कतें आ रही है। परंपरागत खेती के माध्यम से ज्यादा आय नहीं हो सकती है किसानों को। तो सरकार जो है, जो उसने चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया है, उसके तहत दोस्तों बहुत सारी चीजों का सुधार किया गया है। सबसे पहले तो क्या किया गया दोस्तों, जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्रों का चुनाव किया गया है कि भाई जहां की जलवायु के अकॉर्डिंग जो कृषि की जा सकती है, जिस अनाज की उसकी की जाएगी। तो उसी के तहत दोस्तों ये कार्यक्रम है। तो राज्य में जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल चयन और योजना बनाने के लिए सूबे के 28 जिलों के 13,000 गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है। सूबे में फसलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे का ट्रायल शेखपुरा में संपन्न हो चुका है। इस सर्वे से फसल चक्र बनाने में मदद मिलेगी, जिलेवार बीज आवंटन किया जा सकेगा, खाद आवंटन करने में भी मदद मिलेगी कि कहां पे भाई जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कहां बीज, किस बीज की जरूरत है, कहां पर ज्यादा हमको खाद की जरूरत है, ये चीज इन सर्वे से पता चल जाएगा। कृषि क्षेत्र में उच्च स्तरीय तकनीक के उपयोग का भी रास्ता प्रशस्त किया जाएगा। बिहार को अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप योजना जो 2023 से 28 तक है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार में जो कुल 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है दोस्तों, जूल लिख दिया, कुल होगा ये। बिहार में कुल 38 जिले, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,058 ग्राम पंचायत तथा 45,103 गांव हैं। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बिहार में अगर कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो लगभग 243 सीटें हैं दोस्तों। बिहार में कुल लोकसभा सीट 40 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 और राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है। तो ये कुछ आंकड़े हो गए जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछ देते हैं। बिहार में कितने गांव है, बिहार में कितने प्रखंड है, बिहार में कितने अनुमंडल है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें है। तो ये चीजें को आप ध्यान रखिए। तो बिहार जो दोस्तों आधुनिकीकरण, कृषि में भी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ गया है। मॉडलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटल बनाया जा रहा है, और कहां पर किस एरिया में कौन सा अनाज रोपने से जलवायु अनुकूल से ज्यादा फसलों की प्राप्ति की जा सकती है, इसका सरकार इस पर ध्यान दे रही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बिहार सरकार ने अक्षय गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 की शुरुआत की है। बिहार ने पहली बार अक्षय ऊर्जा पर कब नीति बनाई है? देखिए दोस्तों, 2018 में बिहार सरकार ने अक्षय गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 की शुरुआत। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने हर एक राज्यों को यह बोला है कि आपका जो भी ऊर्जा उत्पादन है, देखिए दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन बहुत तरीके से होता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा भारत में अगर ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए तो थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले से ही बिजली का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। फिर अक्षय ऊर्जा यानी गैर परंपरागत सोर्सेज में टाइडल एनर्जी हो गया, यानी सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और ये सब चीजें होती हैं। तो दोस्तों सरकार जो है, केंद्र सरकार ने बिहार को लगभग 17% जो भी आप ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उसमें 17% गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से होना चाहिए, ये लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने, और केंद्र सरकार ने लक्ष्य भी दिया है। तो देखिए, इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए कादिराबाद में सोलर, जो दरभंगा का कादिराबाद है, वहां पर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। इसी कड़ी में दोस्तों आपको नवादा में भी आपको तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट 10-20 मेगावाट का लगाया गया है। फिर पटना में भी नहरों पर 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। और आप जानते हैं दोस्तों, सरकार की छतों के ऊपर जो है सोलर पैनल योजना का, सोलर लगाने का भी शुरुआत केंद्र सरकार ने कर
दिया है। तो देखिए दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के होने से फायदा क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो प्रदूषण में कमी आएगी। हमारा प्रदूषण और जलवायु में आप जानते हो ओजोन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं कि गर्मी बढ़ने लगी है, तो गर्मी को कम करना है, कार्बन स्टॉक को कम करना है, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है। तो इन सब चीजों से जो सौर ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसमें आपको प्रदूषण नहीं होता है। नई नीति राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इन पहलों से अक्षय ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। निवेश को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन प्रदान करके बिहार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो बिहार में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने की योजना बना रहा है। उसने इस पर बयान भी दिया है कि बिहार में अक्षय ऊर्जा, सोलर पैनल का जानते हैं दोस्तों, सोलर पैनल का तो सबसे बड़ा है, क्योंकि बिहार में लगभग आपको मैं बताऊं तो 9 महीने से 10 महीने गर्मी पड़ता है दोस्तों। 2-3 महीने ठंडा है, बरसात में भी गर्मी ही रहती है। तो बिहार जो सोलर बनाने के लिए, सोलर ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। बिहार में 2017 में पहली बार अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की थी, जिसकी समय सीमा 2022 में है। ठीक है, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए कुल बिजली उत्पादन का 17% नवीकरणीय स्रोतों से आना चाहिए। अभी राज्य की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 363 किलोवाट आवर है। ठीक है दोस्तों, बिहार में ऊर्जा की अधिकतम मांग 8005 मेगावाट तक पहुंच गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। भारत के अगर ऊर्जा मंत्री की बात किया तो दोस्तों, वो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वही भारत के ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने जिलों में पीपा पुल बनाने को मंजूरी दी? तो 6 जिलों में बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो है जैसे गंगा नदी का तट है, सोन नदी का तट है, इन तटों पर नाव के माध्यम से ही आवाजाही होती है। चाहे बड़े पुल है तो बड़े पुलों पर ज्यादातर गाड़ियां ही चलती है, लेकिन लोगों को छोटे पुल, पीपा पुल जो है, जैसे बक्सर को बलिया से जोड़ने के लिए एक पीपा पुल बनाया जा रहा है। बक्सर और बलिया के बीच गंगा नदी बक्सर यूपी को बांटती है। तो उसी कड़ी में दोस्तों ऐसे 6 पीपा पुल मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बनाने की घोषणा की है। भोजपुर, मधेपुरा समेत बिहार के 6 जिलों में गंगा कोसी नदियों पर पीपा पुल बनाए जाएंगे। पीपा पुल के जरिए राज्य सरकार ने 56 करोड़ 80 लाख से रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। नदी के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों गांवों के करीब 10 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने बताया कि भोजपुर जिले के महुली घाट और सिताब दियारा के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित 732 मीटर लंबा पीपा पुल बिहार के भोजपुर जिले और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा के दर्जनों गांवों को जोड़ेगा। इसके लिए 1520 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, लगभग 15 करोड़ 20 लाख। डिप्टी सीएम ने बताया कि मधेपुरा और खगड़िया के बीच कोसी नदी पर, मधेपुरा के बीच 0 माइल और कपसिया घाट के बीच 500 मीटर की लंबाई में 25.13 करोड़ रुपए की लागत से पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीपा पुल के निर्माण से मधेपुरा और खगड़िया जिले के करीब 14 पंचायतों के 80,000 लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सम्राट चौधरी ने बक्सर जिले के नैनीजोर गांव और उत्तर प्रदेश के हल्दी गांव के बीच गंगा नदी पर 16.47 करोड़ रुपए की लागत से 732 मीटर लंबा पीपा पुल बनाया जाएगा। इसमें बक्सर और बलिया जिले के दर्जनों गांवों के बीच आवागमन में सुधार होगा। बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले के चौसा से प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा सिर्फ कोसी तथा मगध प्रमंडल से ही प्रभावित नहीं होती है। बिहार के 9 प्रमंडलों में से अपनी नदी मार्ग परिवर्तन से कुख्यात कोसी नदी बिहार में बाढ़ लेकर आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल के काठमांडू के गोसाई धाम से निकलती है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के मामले में पूरे देश भर में दोस्तों पहले स्थान पर आया है। जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के मामले में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। इस योजना के तहत अब तक 80,000 से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। बिहार के अभी 8,053 ग्राम पंचायत में आवास विहीनों की सूची बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने विकास भी विरासत भी योजना के तहत बिहार के कितने जिलों के 15 शिव मंदिरों को जोड़कर शिव सर्किट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 12 जिलों में स्थित 15 शिव मंदिरों को जोड़कर शिव सर्किट बनाया जाएगा। इसमें मधुबनी जिले में 3 शिव मंदिर सबसे ज्यादा है।
देखिए दोस्तों, लिस्ट बताता हूं। मुजफ्फरपुर स्थित ओराई प्रखंड अंतर्गत भैरव स्थान मंदिर इसमें शामिल है। वैशाली स्थित हरिहर नाथ मंदिर हरिहर क्षेत्र शामिल है। पूर्वी चंपारण स्थित अरेराज स्थित सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर शामिल है। दरभंगा स्थित कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर, मधुबनी राजगीर राजनगर स्थित एकादश रुद्र मंदिर, मधुबनी रहिका स्थित कपिलेश्वर स्थान, मधुबनी स्थित मदनेश्वर स्थान, मधेपुरा स्थित सिंहेश्वर महादेव मंदिर, अररिया स्थित कुसरकंटा स्थित सुंदरनाथ महादेव मंदिर, कटिहार स्थित गोरखनाथ मंदिर, भागलपुर स्थित सुल्तानगंज स्थित अर्जगैबीनाथ मंदिर, भागलपुर कहलगांव स्थित बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर, गया स्थित कोचेश्वर मंदिर, सिवान सिसवन स्थित महेंद्र नाथ मंदिर और पटना खुसरूपुर स्थित बैकटपुर धाम इसमें शामिल है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा है। तो ये बिहार सरकार की अच्छी पहल है, सारे शिव मंदिरों को बनाकर शिव सर्किट बनाया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने सारा लिस्ट दे दिया है। 16 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में स्थित महेशखूंट में पशु आहार कारखाना की शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर हैं और वो हर जिलों को कुछ ना कुछ सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने जिलों को 430 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया से अपने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश कुमार ने जिले के महेशखूंट स्थित पशु आहार कारखाना, जीविका भवन, महिला आरटीआई कॉलेज भवन के उद्घाटन के साथ साथ नगर सुरक्षा तटबंध का भी जीर्णोद्धार किया है। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने 43 करोड़ की लागत से बने पशु चारा फैक्ट्री का भी लोकार्पण किया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना है। भारत के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री आप जानते हैं दोस्तों कौन है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया? तो दोस्तों पटना के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई है। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंद्रन की शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दी है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। जस्टिस चंद्रन के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। कुल स्वीकृत जज 34 है। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमगरुतनम द्वारा प्रदान किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो दोस्तों इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा, जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। इस संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं और इसे युद्ध की तैयारी, परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच सहयोग को शामिल होगा। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा में 3985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनेगा? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार ने आज 16 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी है। इसे 48 महीने में पूरा करने का अनुमान है। फिलहाल श्रीहरिकोटा में दो लॉन्च पैड मौजूद हैं। इस लॉन्च पैड को तैयार करने में 3950 करोड़ की लागत आएगी। तीसरा लॉन्च पैड
अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसे भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अब तक दोनों लॉन्च पैड से 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट की संख्या बढ़ जाएगी। 16 जनवरी 2025 को स्पेस में डॉकिंग करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो दोस्तों भारत है। भारत अंतरिक्ष में अब 2 स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी 2025 को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वही गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने 30 सितंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसरो के नए प्रमुख वी नारायणन बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके तहत पीएसएलवी C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। दोस्तों, ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में अमेरिका में 15 जनवरी 2025 को कितने भारतीय परमाणु संस्थानों पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाया गया है? तो दोस्तों 3 पर। अमेरिका ने 15 जनवरी को 3 भारतीय परमाणु संस्थानों को 20 साल से लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अमेरिका का फैसला अमेरिका एनएसए जैक सुलियन के 6 जनवरी को हुए भारत के बाद आया है। इस दौरान नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई थी। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ के नाम है। वहीं अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चाइना की 11 संस्थानों के प्रतिबंध को लिस्ट में जोड़ा है। दरअसल भारत ने 13 मई 1988 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति से नाम से जाना गया था। इन परीक्षण के कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने तब 200 से अधिक भारतीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया था। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच ने पुर्तगाल के जेमे फारिया को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के तीसरे राउंड में जगह बना ली है। जोकोविच का यह ग्रैंड स्लैम करियर का 430वां सिंगल्स मैच था। जोकोविच 430 के आंकड़ों को छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर 429 को पीछे छोड़ा है। अमेरिका की सेरेना विलियम्स 423 लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जोकोविच ने पिछले साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में 3 जीते थे। उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जून में फ्रेंच ओपन और सितंबर में यूएस ओपन शामिल हैं। सितंबर में यूएस ओपन जीतकर अपने करियर का कुल 24वां ग्रैंड स्लैम जीते थे। भारतीय टीम के नए बैटिंग कोच, भारतीय क्रिकेट के नए बैटिंग कोच सितांशु कोटक बनाए गए हैं। 16 जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सितांशु कोटक को भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच बनाया है। सितांशु आगामी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सितांशु इससे पहले 2023 में भारतीय टीम के बतौर हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सितांशु कोटक को राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी में पहली बार भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी मिली थी। वे 2019 से भारत ए टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं। सितांशु को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। इससे पहले भारत के कोचिंग स्टाफ में आधिकारिक तौर पर कोई स्पेशल बैटिंग कोच नहीं था। ठीक है दोस्तों, अभी भारत के हेड कोच जो है गौतम गंभीर हैं। मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच है। अभिषेक नायर सहायक कोच है। रेयान टेड डोस्टेक सहायक कोच और टी दिलीप फील्डिंग कोच है। बीसीसीआई प्रमुख अभी रोजर बिन्नी है। आईसीसी प्रमुख अभी जय शाह है। तो इसको ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यह रहा 17 जनवरी 2025 के